First, we are going to talk about the economic reforms since 1991. फाइनेंशियल क्राइसिस आपके इनएफिशिएंट मैनेजमेंट के थ्रू होते हैं। प्रॉब्लम क्या था यार, हमारी प्लानिंग की वजह से ना सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। इकोनॉमिक क्राइसिस 1980s की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। भाई सच्ची बात तो ये थी कि 10 दिन तक हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं थे। वी आर डूइंग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद नेशनल इनकम। We are started with liberalization, privatization, globalization. Yani chapter number 3. You open your notes, and we are going to do chapter national income just after this. So you are going to stay with me. Government के पास government expenditure began to exceed its revenue, and there was so much of margins to meet its expenditure. There was a rise in the prices of many essential goods. Imports बहुत ज्यादा grew है without matching the exports. Foreign exchange reserves declined. बिल्कुल भी हमारे पास नहीं था पैसा. No sufficient foreign exchange was there. So what were the reason of the economic crisis? Expenditure was high, rise in prices, imports grew, as well as foreign exchange reserves declined, and there was no sufficient foreign exchange क्योंकि 10 दिन से ऊपर हमारे पास पैसा नहीं था. इसके बाद हमारे क्राइसिस को हैंडल करने के लिए इंडिया अप्रोच करने कहाँ गया? आईबीआरडी. कहाँ गया बेटा? आईबीआरडी. व्हाट इज आईबीआरडी? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. कहाँ गया? आईबीआरडी. फिर उसके बाद गया वर्ल्ड बैंक, और उसके बाद कहाँ गया? आईएमएफ. इन तीनों जगह पे जाके बोलता है कि मुझे लोन चाहिए. उन्होंने बोला ठीक है लोन तो दे देंगे, शर्त है. शर्त क्या है? एलपीजी बुलाओ. एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. उन्होंने बुलाया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, फाइनेंस मिनिस्टर को, कि भाई ये तैयार करते हैं. तो अब उसके बाद इन्होंने बोला कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लेकर आओ, हम आपको 7 बिलियन का लोन देने के तैयार है. लिबरलाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर पे रिमूव करो रिस्ट्रिक्शंस. प्राइवेटाइजेशन रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट. ग्लोबलाइजेशन रिमूविंग द ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है. तो और उसके बाद उन्होंने क्या बोला? अपने करेंसी को डीवैल्यू करो. व्हाट द हेल इज डीवैल्यूएशन? डीवैल्यूएशन कब होता है बाबा? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है या फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, सॉरी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है? फिक्स्ड में होता है. फिक्स्ड में ये मैं आज शाम को पढ़ाऊंगा. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में आपकी करेंसी जब आप खुद नीचे गिराते हैं, दैट इज नोन एज डीवैल्यूएशन. आपके पास रिडक्शन होती है आपके इंपोर्ट टैरिफ्स में. और बिल्कुल भाई, आपके पास इंपोर्ट टैरिफ में रिस्ट्रिक्शंस हो गई 30%, 130% से. मतलब आपने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी. एवरीथिंग वाज सेल्फ रिलायंट. हम चीज अपने घर पे लो क्वालिटी सामान बना रहे थे, पर अपने घर पे बना रहे थे. पर हमने क्या किया? हमने बोला कि वी आर गोइंग टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस. एक्साइज ड्यूटीज वर हाइक्ड टू न्यूट्रलाइज द रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स. एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी कि कोई भी सामान लेकर आएगा तो भैया हम उसको इतना बड़ा टैक्स देना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को भी कम कर दिया. तो ये सारी की सारी कंडीशंस हमारे साथ चल रही. इंडिया ने एग्री करा ये सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को, जहां पर उन्होंने एक क्रिएट करा मोर कॉम्पिटेंट एनवायरनमेंट, जहां पे रिमूव करे बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ ग्रोथ. इन्होंने लिबरलाइजेशन को भी शुरू करा विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. दे स्टार्टेड रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन एफडीआई आल्सो. ठीक है. यहाँ पर वो लोग इंडियन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से पूरे के पूरे जो अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है ना, उसको हटाने की भी बात करी. उन्होंने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से जिसके पास रिटर्न्स नहीं आ रहे थे, मतलब आपके पास कुछ जगहों पे रिटर्न्स नहीं आ रहे थे, उनको भी हटाने की बात कर दी. क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है. अब हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत क्या थी? सबसे पहली जरूरत थी राइज इन प्राइसेस. इन्फ्लेशन बहुत हाई था, बहुत ज्यादा हाई था, क्योंकि जब आपके पास खाने की कमी होती है, देयर इज अ शॉर्ट इन सप्लाई एंड द डिमांड इज हाई, देयर इज अ राइज इन प्राइस. दूसरा, देयर वाज राइज इन फिस्कल डेफिसिट. व्हाट द हेल इज फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट मींस जब आपके पास टोटल बोरोइंग्स इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू. टोटल बोरोइंग्स इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, मतलब हर बात पे मेरा कर्जा बढ़ता जा रहा है. फिस्कल डेफिसिट का मतलब. उसके बाद एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट का एडवर्स का मतलब क्या है? कि मेरे पास इंपोर्ट्स आए हैं और एक्सपोर्ट्स कम है. मतलब मेरे पास ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी. माल बाहर भेजने को नहीं है, सामान बाहर से मंगवाए जा रहे हैं. और दूसरा, वर्ल्ड में इस समय ईरान और कुवैत की वॉर भी चल रही थी. और आपके पीएसयूज की तो परफॉर्मेंस इतनी टट्टी थी भाई साहब, कि क्या बताऊं आपको. आप किसी भी तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, और आपके फॉरेन एक्सचेंज भी बिल्कुल नीचे की तरफ चले गए थे. क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है. अब एक मिनट रुकिएगा.
Now, what do you understand by balance of payment? Balance of payment is the record of transactions between the residents and the rest of the world. ठीक है, हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन हमारे कंट्री से हो रही है बाकी वर्ल्ड के साथ, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंपोर्ट कवर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मंथ्स दैट हैज कवर्ड विद फॉरेन एक्सचेंज। भैया इंपोर्ट कवर मतलब ये होता है कि मेरे पास इतने इंपोर्ट्स हैं, जो मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज, मतलब मैं जो सामान मंगवा रहा हूँ उतनी पेमेंट मुझे करनी है, क्या इतना फॉरेन एक्सचेंज मेरे पास है? दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट कवर। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए क्या? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सबसे पहले तो हुआ प्राइवेटाइजेशन, मतलब देयर वाज अ डिक्लाइनिंग रोल इन द स्टेट। स्टेट का रोल कम होता जा रहा था, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता जा रहा था। यहां से धीरे धीरे करके एक्सपर्ट्स ने इसको क्या बोला? इंक्रीमेंटल इन नेचर। क्या बोला भाई? इंक्रीमेंटल। यहां पर आपके जो रिफॉर्म्स हैं वहां पर एक ही था, रिफॉर्म्स विद ह्यूमन फेस। इट फेल टू गार्नर द एम्पैथी ऑफ द मासेस। बहुत लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे, स्टेट का रोल खत्म हो रहा है, स्टेट का रोल खत्म हो रहा है। बट ऐसा हम लोगों को करना बहुत ज्यादा जरूरी था। बीच वाला बकवास है, वो इतनी जरूरत नहीं है। ये आपसे रीड कर लेना है, 2 पॉइंट आपके लिए नहीं है ये। इसके बाद आते हैं, हमारे पास 2 रिफॉर्म्स हुए थे। रिफॉर्म्स क्या हुए थे? एक तो था स्टेबलाइजेशन मेजर्स और एक हुए थे हमारे स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स वो मेजर्स हैं जिसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करना है। अब व्हाट द हेल इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इज द डिमांड विच इंक्लूड्स सी यानी कंजम्पशन, आई यानी इन्वेस्टमेंट, जी यानी गवर्नमेंट का पैसा, प्लस एक्स माइनस एम। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये मेरे पास 4 चीजें, सी इज कंजम्पशन, आई इज इन्वेस्टमेंट, जी इज गवर्नमेंट का खर्चा, प्लस एक्स माइनस एम। ये 4 चीजों को एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना था। लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ानी थी, लोगों के खर्चे बढ़ाने थे जी। जब तक लोगों के खर्चे चल रहे, सरकार बदलती, मतलब सरकार खुश रहती है। क्योंकि जिस दिन लोगों के खर्चे बंद हो गए, जैसे कोविड में हुआ था, आपकी जीडीपी माइनस में चली गई थी। आपकी जीडीपी -23% में पहुंच गई थी, क्योंकि लोग खर्च ही नहीं कर रहे थे। क्या ये बात समझ में आ रही है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस है। उन्होंने बोला कि जब तक लोगों के खर्चे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा, और लोगों के खर्चे बढ़ेंगे तभी तो टैक्स आएगा। लोगों के खर्चे बढ़ेंगे तभी तो हमारे पास चीजें होंगी। लोगों के खर्चे बढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगी। लोगों के खर्चे बढ़ेंगे तो नोएडा जैसे एक स्टेट बनेगा। लोगों के खर्चे होंगे तो लोग वहां पे रहने भी जाएंगे, और लोग बनेंगे तो फिर 50-50 माले की बिल्डिंग भी बनेगी। ये क्या है? ये चाहते हैं कि लोगों का खर्चा हो। तो दैट वाज स्टेबलाइजेशन मेजर्स। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े। लाइक आस्क योर ग्रैंडफादर व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 20 रुपीज, ही वुड से बहुत वैल्यू थी उस समय। और आज पूछ 20 रुपए की क्या वैल्यू है, तो सिर्फ एक लेस के चिप्स, हाँ, 2 रुपए स्कूल की फीस, ऐसे ऐसे बताते होंगे। ऐसे ऐसी चीजें बताते थे वो। पर उनके पास क्या था प्रॉब्लम? उनकी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों के खर्चे नहीं थे ना उस समय। देख रहा है? तो ये बहुत बड़ा एक रीजन है, क्योंकि लोगों के खर्चे नहीं थे उस समय, और आज लोगों के खर्चे कम नहीं हो रहे। जितने लोग डेट में हैं उतना सरकार खुश है, कर्जे में मरो। पैसा पैसा आने दो। पैसा घूम रहा है मार्केट में, और उस पैसों से क्या बनता है? मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर भी आ रहा है। मनी बैंकिंग, वो तू पढ़ेगा। मनी बैंकिंग नहीं कराऊंगा। ठीक है। अब आ जाए इसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स। मेजर्स दैट इंक्लूड ऑल द पॉलिसी रिफॉर्म्स विच हैव बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट द एग्रीगेट सप्लाई। ये क्या था? आपके पास रिफॉर्म्स थे जिसकी वजह से आपकी पूरी एग्रीगेट सप्लाई बूस्ट कर रही है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? लिख लीजिए, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। मतलब इससे क्या हो रहा है? जब आपने पहले डिमांड बढ़ाई लोगों की, अरे भाई किसी की डिमांड किसी की इनकम भी तो बढ़ेगी। someone is buying this, then someone's expenditure is someone's income। तो इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई भी तो बढ़ेगी। तो वो यही तो चाहते हैं। वो इस मेजर से ऊपर तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स था कि लोगों खर्चे बढ़े। दूसरा क्या है? लोगों की स्ट्रक्चर बढ़े ना। इससे क्या होगा? इनकम बढ़ेगी। इससे आपकी जो अनशैकलिंग द इकोनॉमी, इसका मतलब क्या है? अपने पोटेंशियल के साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और इकोनॉमी को चाहिए थी इनकम, जो हमें ये सारी एक्टिविटी से आएगी। सो व्हाट वर द 3 सेक्टर्स? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी पे काम होना शुरू हो गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यस।
और उसके बाद परचेजिंग पावर जब आपकी बढ़ती है तो आपकी इनकम भी बढ़ गई, और इनकम बढ़ेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन भी तो बढ़ेगा। मतलब जिसके पास पहले 10 रुपए भी नहीं थे वो साला 10-10 लाख रुपए कमा रहा है। मैनिफेस्टेशन से सिर्फ पैसा नहीं आता, कौन वाला एक्सा बोलने से आज तक पैसा नहीं आएगा, जब तक गांड नहीं फटेगी पैसा नहीं आएगा। यही है, यही से ही शुरू किया। अब आते हैं एलपीजी। द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स इज कंप्लीटेड वाया रोड मैप। यहाँ पे शुरू होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है आपके रिफॉर्म्स को इकोनॉमिक लिबरलाइज करना, मतलब आपने छोटी छोटी चीजों को तोड़ना। प्राइवेटाइजेशन, रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन, अल्टीमेट गोल ऑफ द रिफॉर्म्स। अब ये है क्या, एक एक करके बात करते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबरल होना, मतलब रिस्ट्रिक्शंस को हटाना। ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो। भाई आप क्या करो, सब करो। आप ट्रेड करो, आप बिजनेस करो, धंधा करना चाहते हो करो, आप पकौड़े की दुकान खोलना चाहते हो खोलो, आप डोसे की दुकान खोलना चाहते हो खोलो, आप वो चाय वाला बनना चाहते हो एमबीए बनो। ये क्या है, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन कहता है जो काम करना है करो, अपने को टैक्स दो बस। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, वेलफेयर होगा और स्टेट थोड़ा बहुत काम करेगा। स्टेट का काम अब सिर्फ वेलफेयर के लिए ही रह गया है। स्टेट का काम किसके लिए है, बाकी और कोई काम नहीं है स्टेट का। रेगुलेशंस एंड हो गई हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हम लोगों ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को रिमूव कर दिया, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशंस को रिमूव कर दिया। वी हैव रिड्यूस द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, वी हैव रिड्यूस द कंट्रोल ऑन फॉरेन मैनेजमेंट। फाइनेंशियल सेक्टर्स के रिफॉर्म्स को खत्म सही करा। हम लोगों ने पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्सेशंस को ठीक करा। हम लोगों ने एफडीआई और एफपीआई, यानी एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को बुलाया। हम लोगों ने एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को बुलाया। ये सारा का सारा पैसा फॉर एफपीआई। एफपीआई हो गया जो एफआईआई होता है। लाइक फॉर एग्जांपल बाहर की किसी कंट्री ने, लाइक फॉर एग्जांपल शी स्टेज इन टोरंटो, टोरंटो की कंट्री ने यहाँ पर डायरेक्टली एक तेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, दैट इज कॉल्ड एफआईआई। ठीक है, बट एफडीआई क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी, जैसे होंडा, जैसे आर्ट फेबर कासल, ये सब बाहर की कंपनी है जो इंडिया में आके अपनी फैक्ट्रीज बना रही है। ठीक है, सो हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन किया, इंडस्ट्रियल सिकनेस पे काम किया। अब कौन कौन से मेजर्स करें एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आप लिबरलाइजेशन से पहले तक एक बार, नाउ द रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब क्या क्या करें हम लोगों ने लिबरलाइजेशन के अंदर? सर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स पे चल रहे हैं। सबसे पहले हमने कौन से करे रिफॉर्म्स? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या होता है? ऑल द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड except a short list of 18 countries industries related to security and strategic concerns, social reasons, hazardous chemicals, इनको छोड़कर बाकी सब हमने हटा दिया। 5 इंडस्ट्रीज थी, अल्कोहल, सिगरेट, हजार्डस केमिकल्स, एक्सप्लोजिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये छोड़कर हमने सारी कंट्रीज को, सारी इंडस्ट्रीज को हमने रिफॉर्म्स में डाल दिया। हम लोगों ने रिजर्वेशन फॉर पब्लिक सेक्टर फॉर डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, ये सब भी शुरू कर दिया। हम लोगों ने मार्केट मैकेनिज्म्स पे काम शुरू कर दिया। मार्केट मैकेनिज्म मतलब डिमांड एंड सप्लाई। एरोस्पेस क्या होता है? एरोस्पेस वो फ्लाइट, जो मतलब एयरक्राफ्ट होते हैं जो एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो अपने घर पर बनाती है आजकल ड्रोन्स वगैरह, वो सब एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में आता है। ये है मेरे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स वहां पर दिखाना, एक मिनट दिखाना। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के नीचे एक बार लिख ले, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट लिख ले प्लीज। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तेरे को तो याद ही करने हैं। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, reduction in the role of public sector, reduction in the role of public sector, industrial licensing abolished, और लास्ट वाला प्राइस डिटर्मिनेशन या मार्केट मैकेनिज्म, कुछ भी बोल ले, इसको प्राइस डिटर्मिनेशन कहते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब एक मिनट मैं समझा देता हूं आपको। मैडम दिस इज डिमांड, ये डिमांड कर्व है। डिमांड हमेशा नीचे की तरफ चलती है, मतलब प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, तो डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, और सप्लाई कर्व होती है अपवर्ड स्लोपिंग। दिस इज सप्लाई कर्व
और डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कर्व प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड खत्म, इनवर्स रिलेशनशिप। और सप्लाई में क्या होता है, जितना प्राइस ऊपर उतनी ज्यादा सप्लाई, कि बस जितना महंगा बेच सको। अब यहाँ पर जो ये दोनों मिलते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑर्गेज्म, मतलब इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, बिकॉज इक्विलिब्रियम मीन सेटिस्फैक्शन एंड सेटिस्फैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्गेज्म। ठीक है, तो ये है हमारा प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म ये कहता है मार्केट के हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई खेलेगा। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट रोती नहीं 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 ये भी करना वो नहीं करना, अब तेरी गवर्नमेंट तेरी मार का। तो ये क्या हो गया, ड्रिप। ड्रिप आपकी फुल फॉर्म हो गई। डी का मतलब डी रिजर्वेशन, आर का मतलब रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, आई का मतलब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिश, और पी का मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन। क्या ये बात समझ में आ गई, अबॉलिश ड्रिप। अब आजा नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब यहाँ पर एम क्या था, रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का काम अब कम हो चुका है। आरबीआई पहले क्या था, मार्केट को रेगुलेट करता था, ऐसे करेंगे, इतने पैसे छापेंगे, इतना करेंगे। नो 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 नो, आरबीआई यू आर गोइंग टू हेल्प अस, यू आर गोइंग टू बी फैसिलिटेटर, मतलब पूरा फाइनेंस सेक्टर ही आपके थ्रू चलेगा। पहले क्या होता था, वो कभी भी कम होता था, गवर्नमेंट बोलती थी छापो, तो छाप देता था बिना सोचे। ना 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 ना, अब आपको पूरे के पूरे रेट्स आपने तय करने हैं, किस रेट पे बैंक को पैसा देना है वो आपने तय करना है। आरबीआई का रोल स्टैट्यूटरी हो गया, मतलब आरबीआई एक खुद एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट बॉडी बन गई जो अपने हिसाब से चलती है और सरकार उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकती। आरबीआई ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कमर्शियल बैंक का बाप कौन, आरबीआई। इन्वेस्टमेंट बैंक्स का बैंक तो एनबीएफसी जो होते हैं, ये जो टाटा और ये हिंदुजा, ये बजाज, ये जो है सारे, ये जो वो है छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, ये अपने एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जैसे कभी बजाज के फिनसर्व से तुमने लोन लेते छोटा छोटा लैंडिंग कार्ड। ठीक है, ये सब मेरे इन्वेस्टमेंट बैंक है, इनका भी ध्यान रखता है। यहां तक कि स्टॉक एक्सचेंज का भी ध्यान रखा था थोड़े टाइम तक, जब तक सेबी नहीं आया था। सेबी आ गया तो फिर सेबी को पकड़ा दिया। आरबीआई ने ये सारे काम करने शुरू कर दिए। और फॉरेन एक्सचेंज में, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का बाप कौन, फॉरेन एक्सचेंज में अगर बाहर से कोई फॉरेन एक्सचेंज आएंगे फिर रिजर्व कौन संभालेगा, गोल्ड का रिजर्वर कौन। ऑल द बैंक्स इन द इंडिया रेगुलेटेड थ्रू नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस। फाइनेंशियल सेक्टर्स की वजह से हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मिले, बोथ इंडियन एज वेल एज फॉरेन। क्या ये बात समझ में आ गई, पक्का भाई जी, कोई डाउट। तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब पहले क्या होता था ना, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती थी, पहले आपको हर एक चीज पूछनी पड़ती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ ऑटोमेटिक अप्रूवल्स वर गिवन, आ जाओ, आना चाहते हो, काम करना चाहते हो आ जाओ, ये करना चाहते हो आ जाओ, ये करना है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी का बाप नहीं रोकेगा तुम्हें, काम करो। हम लोगों ने बहुत सारी सिटीज या बहुत सारी इंडस्ट्रीज में 100% तक एफडीआई दे दी। हम लोगों ने बहुत तगड़ी एफडीआई दे दी, हमने कहा ले ले। हम लोगों ने फॉरेन ब्रांड नेम्स और ट्रेडमार्क्स भी शुरू कर दिए। उसके बाद हम लोगों ने बोला आप अपने नाम से चलाना चाहते हो बिजनेस, चला लो, डोमिनोज पिज्जा, पिज्जा हट, टिम हॉर्टन, स्टारबक्स, ये तो खाने में हो गई। इसके अलावा बाकी बिजनेस में होंडा, रियलमी, ली कूपर, लिवाइस, फॉरेरोशर, जो हश पपीज, जो करना चाहते। हश पपीज तो बाटा के अंदर आ गया ना, बाहर का नहीं है, वो बाटा का हो, बाटा इंडियन। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, ग्रेटर ऑटोनॉमी वाज अकॉर्डेड टू द पीएसयूज। पीएसयूज को भी ऑटोनॉमी दे दी, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन वहां पे भी कम हो गया। गवर्नमेंट पहले करती थी ये कर लो वो कर लो, तेरी माँ, खत्म। यहां पर फ्रीडम हो गया। और इसके बाद आती है मेरी फेवरेट एक्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट। अभी तक हमने कौन सी एक्ट पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, आईपीआर 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन 1956 पढ़ा था। अब हमारे पास कौन सी एक्ट हो गई है, 1991 की मोनोपोलीज एंड डिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। क्या ये बात समझ में आई भाई जी, पक्का, प्रॉमिस है, ठीक है। इससे वो दिखाओ, हाँ अब आपने यहां तक सारा पढ़ना, ये आपका पूरा हो गया, ये आपने यहाँ तक पूरा प्राइवेट लिबरलाइजेशन आपका पूरा खत्म हो गया। अब लिबरलाइजेशन का हुआ क्या, इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ गई। व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट्स,
इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई भाई, फॉरेन कंपनीज को भी फ्री एक्सेस मिल गया। अब हमारे पास जो, ये मैडम आप प्लीज रीड कर लीजिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए नहीं है भाई साहब, ये आपके लिए। रीजंस फॉर द पुअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, हुआ क्या, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये आपको सिर्फ रीड करना है, आपके लिए नहीं है भाई साहब, आप अपना रीड करें। चल यहाँ पे पढ़ूंगा। The policies through which the rollback of the state was done included degradation, privatization and introduction of market reforms. Privatization क्या होता था, states was transferred to the private sector. यहाँ पर क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, डी नेशनलाइजेशन, आपकी चीजों को कम कर दिया। अभी देखो कुछ स्टेट्स है जहां पे ना 51%, कुछ कुछ जगह है जहां 51% है ओनरशिप, पर ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर हैज टेकन प्लेस। भाई मेरे को प्राइवेटाइजेशन पेपर देना। प्राइवेटाइजेशन में आपको दो तीन वर्ड्स जो आपको याद रखने हैं वो क्या है, प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, प्राइवेट लिख ले, प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन बाय टू वेज, वन वाज कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन एंड वन इज डिसइन्वेस्टमेंट। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन मतलब कि पूरा का पूरा जैसे एयर इंडिया बिक गया, तो बता रहा हूँ पहले, एक मिनट। Required to balance should be entered as capital. If we entered as capital, no, this is something which is not a problem. You just need to write down the amount, like see, this is one side, you need to add, and this is another side. The leftover amount is going to be the capital. Because capital is always credited, right? So to add You need to add first this, okay. then you need to add this, Okay. then the leftover amount is this. How will leftover time? You need to add this. You need to subtract 1, 2, 3, 4, 5. The leftover amount is the. Oh, okay, I have to submit this, subtract this with this, and then I get that. And one more thing, cash book is something which you need to, because there is certain questions which you need to do. I'm going to mark the most important ones. ठीक है, तो अब ये तो हो गया आपका दो तरीका। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, आपको पार्ट बेच दिया। अब लिख लो एक मिनट, डिसइन्वेस्टमेंट तीन तरह के होते हैं। व्हाट आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट? एक होता है माइनॉरिटी सेल, एक होता है मेजॉरिटी सेल, मतलब आपने ज्यादा ज्यादा पोर्शन बेच दिया। माइनॉरिटी सेल में क्या होता है, आपने अपना से 25% सेल करा। मेजॉरिटी क्या हो गया, आपने अपना 75% से ऊपर सेल कर दिया या 50% से ऊपर सेल कर दिया। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, जो आपने 100% सेल कर दिया, जैसे एयर इंडिया। मेजॉरिटी सेल का आंसर है कोल इंडिया। और माइनॉरिटी सेल का मतलब हो गया अपना कोई छोटा मोटा पीएसयू, जैसे एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट आता है, हमारे पास तीन तरह की कंपनीज होती हैं, ये आपके उसमें नहीं लिखा हुआ मैडम। एक आपको लिखना है यहाँ पर, व्हाट आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। एक होता है महारत्ना, एक होता है नवरत्ना, और एक होता है मिनी रत्ना। ठीक है सर जी, प्राइवेटाइजेशन रीड कर लीजिए, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। इसके बाद मैं क्वेश्चंस दूंगा इंडियन इको की बुक के संदीप करके, वही करेंगे आपस, एमसीक्यूज करेंगे इसके बाद, एंड मिनी रत्ना। सर महारत्ना मतलब सबसे बड़ी कंपनी जिसका टर्नओवर अच्छा खासा हो, मतलब टर्नओवर ऑफ अराउंड अबव 200 करोड़, और नवरत्ना 100 करोड़, और लेस देन 100 करोड़ मिनी रत्ना। ये सब गवर्नमेंट कंपनीज है।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन पे, जल्दी रीड कर लीजिए आप, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। ये सारी की सारी, मैं फिर बता रहा हूँ ग्लोबलाइजेशन क्या है, आपकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, वर्ल्ड के साथ काम करना। डब्ल्यूटीओ ने बोला कि अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड होगा, जिसमें हम लोग सारे के सारे मिलकर काम करेंगे, मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमी एक रहेगी, जिसमें कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, टेक्नोलॉजी और लेबर जाएंगे। यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर इंडिया के जो मेन एलिमेंट्स है, हमने डोमेस्टिक मार्केट फ्लो करी, जिसमें इंडिया ने अपनी कस्टम ड्यूटीज को रिड्यूस करा, ठीक है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग को अबॉलिश करा, टैरिफ बैरियर्स को खत्म करा, और उसके बाद फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को लिबरल करा, और फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को पास करा। एफडीआई ने इनफ्लो के साथ 100% इनकरेज करा। इंडिया ने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करे, ट्रिप्स, ट्रिम्स, एओए, ये सारे के सारे एग्रीमेंट थे। फायदा क्या हुआ इससे? आपका फॉरेन ट्रेड बढ़ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गया, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट बढ़ गया, बुक लेकर आओ कैश फ्लो वाला करते, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट बढ़ गई क्योंकि आपके इन्फोसिस वगैरह, हाँ, उसके बाद आपके इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सारी कंपनीज में आने लग गई, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने लग गई, ब्रांड का डेवलपमेंट होने लग गया, ग्लोबल मार्केट और कैपिटल मार्केट में बहुत सारी चीजें होने लग गई, आपके एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हो गया, और आपके ब्रेन ड्रेन्स में रिडक्शन हो गया, यानी जो भी हमारे पास थी अपनी कंट्रीज, उन्होंने अट्रैक्टिव सैलरीज दी, एक्सप्लॉइट नहीं करना शुरू करा। पर हुआ क्या, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई थी आफ्टर 1991। ये माइक्रोमैक्स माइक्रोमैक्स करके भी आई थी, ये सब मोबाइल भी, माइक्रोमैक्स, कार्बन, ये सब मोबाइल्स भी आए थे। ब्लैकबेरी तो अलग था, पर माइक्रोमैक्स इंडिया का था, और ये क्या कहते हैं, कार्बन इंडिया का था। ये सारे के सारे कहाँ चले गए पता नहीं चला, पोको, शोको, रियलमी, ये सब आ गए। अब उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ग्रोथ तो हो रही है, पर टेक्नोलॉजी के थ्रू, हमारे पास बाकी कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद अगर मैं चलता हूँ तेरे को लेकर, तो कल्चर का बैड इफेक्ट हो गया, ठीक है, ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी, गंडवी, पता नहीं क्या क्या, ये सब आप देने शुरू कर दिया आपने। उसके बाद इनइक्वालिटीज आ गए, आपका पूरा कल्चर जो है वो पूरा का पूरा है। अभी निहारिका मेरे को कल बता रही थी, शी इज इन हॉस्पिटल, शी वाज इन हॉस्पिटल। अब जो लड़का है लड़की है, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लड़के को एचआईवी निकला, और उससे पूछा निहारिका ने सेक्स कब किया, कहते 2 दिन पहले, विदाउट कॉन्डम किया, कहते हैं हाँ। तो कहते हैं ये मत करना, आज के बाद सेक्स करो ठीक है, बट विद कॉन्डम तो करो। कल्चर चेंज हो गया बहन चो, हमारे तो शादियां होती थी, पर आजकल क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप है। इसके बाद इनइक्वालिटीज, ये एक बहुत बड़ा इशू है, समझ रहे हो ना, ये आपका ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से होता क्या है, आपकी एफडीआई बढ़ी, नेशनल डेवलपमेंट बढ़ा जी। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की वजह से नई नई टेक्नोलॉजीज आई, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक्सपोर्ट शुरू हो गया। एडवोकेसी मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से नॉलेज भी बढ़ी है, क्योंकि आप देखो ना, सिर्फ सीए करने से कुछ नहीं होगा, आजकल एसीसीए करना बहुत जरूरी है। आपके टैरिफ्स को रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद आपके क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करें, ये है आपका बेसिक सा ग्लोबलाइजेशन। एक बारी प्लीज पढ़ ली आप। नाउ पोस्ट पोस्ट रिफॉर्म्स में क्या क्या हुआ, भाई ग्रोथ रेट बढ़ गया, इकोनॉमी तो बिल्कुल कम आउट ऑफ दैट, वो हिंदू ग्रोथ रेट से एवरेज ग्रोथ रेट बिल्कुल ऊपर बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई भाई साहब, सॉफ्टवेयर में तो बिल्कुल ऐसे बूम बूम हो गए हम लोग, हैदराबाद, बैंगलोर, क्या क्या जगह बन गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर, इनका तो बोलबाला ही बदल गया, हमारे पास सर्विस सेक्टर का ध्यान रखेगा। उसके बाद हमारा परफॉर्मेंस बढ़ गया, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज पे बिल्टअप हो गया। एग्रीकल्चर इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, ठीक है, एग्रीकल्चर का तो और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उसके बाद पॉवर्टी हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। एक अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइज, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग मिस। पॉवर्टी तो यही हो गया ना, द रिच गॉट रिचर, द पुअर गॉट पुअर। रूरल इंडिया को तो निग्लेक्ट कर दिया, मनरेगा मनरेगा बस चल रहा था। और उसके बाद आपके एग्रीकल्चर के ऊपर वर्कर्स का फ्लाइट तो बहुत बुरा प्रॉब्लम था।
ये हो गया मेरा पूरा चैप्टर खत्म। ग्रीन रेवोल्यूशन कल से होगा। सर जी अब आपके पास 2